अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में और हमने उसमें डिस्कस किया था इस चीज़ को कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, वो हमें फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है। वो हमें फोर्स के बारे में बताता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगाई जाए तो वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। आज के इस्लाम में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। न्यूटन का सेकंड लॉ भी डील करता है फोर्स के साथ, लेकिन ये हमें फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताता है कि फोर्स को न्यूमेरिकली, नंबर्स के फॉर्मेट में न्यूमेरिकली फोर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरह से उसे मालूम कर सकते हैं। तो बिला किसी ताखीर के आइए देखते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है। इससे पहले कि हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट की तरफ जाएं, मैं चाहूँगा कि हम एक एग्जांपल पर गौर कर लें। सपोज करें कि हमारे पास दो बॉल्स हैं जिनका मास सेम है, इसी वजह से मैंने इन दोनों बॉल्स का फिगर नंबर 1 में और फिगर नंबर 2 में दोनों बॉल्स का मैंने मास और सेम है, इसी वजह से इन दोनों का साइज मैंने सेम रखा है। सपोज करें कि अगर हम एक बॉल के ऊपर जो कि फिगर नंबर 1 में है उस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और दूसरी बॉल जो कि फिगर नंबर 2 में है हम उस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी रूटीन लाइफ की कि अगर एक सेम चीज़ के ऊपर हम दो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो जब हम उसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कम मूव करेगी और जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा मूव करेगी। इसी वजह से क्या होगा कि बॉल नंबर 1 जो है जिस पर हमने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है वो ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी और उसी बॉल पर जब हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कम स्पीड के साथ और थोड़ा फासला तय करेगी। इससे हमें एक चीज़ मालूम होती है कि अगर ऑब्जेक्ट्स पर हम कम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो भी कम होता है। अभी देखें, हम दूसरे एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। रूटीन लाइफ से रिलेटेड ही हमारी दूसरी एग्जांपल है। सपोज करें आपके पास दो बॉल्स हैं, दो स्फेयर्स हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक है टेनिस बॉल जो कि फिगर नंबर 1 में है और दूसरी है फुटबॉल जो कि फिगर नंबर 2 में है। क्योंकि फुटबॉल का साइज़ ज़्यादा होता है और टेनिस बॉल का साइज़ कम होता है, इसी वजह से फुटबॉल का मास भी ज़्यादा होता है और टेनिस बॉल का मास कम होता है। इसमें दो डिफरेंट बॉल्स हैं, यानी कि दो अलग अलग बॉल्स हैं जिनका मास अलग अलग है। बॉल नंबर 2 का मास ज़्यादा है और बॉल नंबर 1 का मास कम है। सपोज करें कि हम दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि 10 न्यूटन की फोर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं और 10 न्यूटन की फोर्स हम बॉल नंबर 2 पर अप्लाई कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ को देखें कि जब हम सेम फोर्सेस दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करेंगे तो क्या होता है। देखें, जब हम उस फोर्स को एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं जिसका मास कम है तो वो ज़्यादा ट्रेवल करता है, लेकिन जब उतनी ही फोर्स को हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं जिसका मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉल नंबर 1 तो वो कम मूव करेगा। इससे हमें क्या मालूम होता है? इससे हमें मालूम होता है इफ़ वी इंक्रीज मास ऑफ अ बॉडी एंड कीप फोर्स कांस्टेंट, अगर हम फोर्स को तो सेम रखें लेकिन मास को हम इंक्रीज कर दें तो हमारे पास क्या होगा कि एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करें कि अगर टेनिस बॉल और फुटबॉल हो तो अगर आप टेनिस बॉल को किक मारते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ज़्यादा स्पीड के साथ जाएगी एज कम्पेयर टू जब वही किक आप मारते हैं फुटबॉल को तो फुटबॉल कम फासला तय करेगी और कम स्पीड के साथ जाएगी एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल। इससे हमें यह मालूम हुआ कि अगर फोर्स की क्वांटिटी या फोर्स का मैग्नीट्यूड हम सेम रखें और मास को चेंज कर दें तो मास अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो कम हो जाएगा अगर मास ज़्यादा होगा, और अगर मास कम होगा तो हमारे पास क्या होगा कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब हम आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट की तरफ। न्यूटन का सेकंड लॉ बेसिकली हमें फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताता है, यानी कि हम न्यूमेरिकली फोर्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फोर्स को किस तरह मालूम कर सकते हैं, यानी कि फोर्स की क्वांटिटी को, फोर्स की मिकदार को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, ये हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ बेसिकली नेट फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान ताल्लुक की बात करता है।
देखिए नेट फोर्स हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाली तमाम फोर्सेस को अगर हम जमा कर लें तो उसके नतीजे में जो एक सिंगल फोर्स बनेगी उस फोर्स को हम नेट फोर्स कहते हैं। सपोज करें कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर 5 फोर्सेस लग रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो पांचों का मैग्नीट्यूड सेम करके जो सिंगल फोर्स बनेगी वो नेट फोर्स होगी। नेट फोर्स किसे कहते हैं? इन शॉर्ट या इन सिंपल वर्ड्स, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर जो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, अगर हम उन सबको जमा कर लें तो जो जवाब आएगा वो नेट फोर्स को जाहिर करेगा। अब न्यूटन का सेकंड लॉ की स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, असरअंदाज होती है, वो बराबर होती है मास और एक्सेलरेशन के ज़र्ब के। यानी कि अगर मास और एक्सेलरेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रही हो। इस स्टेटमेंट को बताने का एक दूसरा तरीका भी है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसकी खुद की डायरेक्शन में। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन थी। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस होगी वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन का मास के साथ जो ताल्लुक है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर हम मास को बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, और अगर हम मास को कम कर देंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पर गौर करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन दो बातें करता है। एक ये कहता है कि एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट ताल्लुक है, और दूसरा ये कहता है कि एक्सेलरेशन और मास का इनवर्स रिलेशन है, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो हमने ड्राइव किए स्टेटमेंट से, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट से आ गया एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और जो इसका सेकंड पार्ट है उससे हमने ड्राइव कर ली सेकंड इक्वेशन की एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जब हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ जाएगा कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ गया। अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास पता हो और उसमें प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन का पता हो तो हम उससे फोर्स मालूम कर सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, फोर्स की क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि ये जो फार्मूला है F इज इक्वल टू ma, ये हमें फोर्स की क्वांटिटी बताता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है, यानी कि वो फोर्स का फार्मूला देता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग फोर्स की क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ की एक एप्लीकेशन पर गौर करते हैं। ये प्रॉब्लम क्लास 9 की जो बुक है फिजिक्स की, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें इंक्लूड है प्रॉब्लम की फॉर्म में। प्रॉब्लम इज दैट अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पर 3400 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है ऑफ मास 850 kg, एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर जिसका मास है 850 kg। तो हमें फोर्स कितनी मिली है 3400 न्यूटन और मास कितना मिला है 850 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। अब हमने मालूम करनी है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हम जो डेटा गिवन है वो देख लेते हैं। फार्मूले में हमें फोर्स गिवन है, सॉरी प्रॉब्लम में हमें फोर्स की क्वांटिटी गिवन है 3400 न्यूटन। हमें बताया गया है कि मास 850 kg है और हमें कहा गया है कि आप एक्सेलरेशन मालूम करें, ठीक है।
अब देखें, आपको पता है कि फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब अगर हम इस फार्मूले को रीअरेंज करें, यहाँ पर मास एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे और इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये वहाँ पर जाके फोर्स को डिवाइड कर देगा। तो फार्मूले को रीअरेंज करने की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आगे कैसे आया है, हमने मास को रिप्लेस किया है, हमने मास को जो है की जगह को चेंज किया है, उसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। अब देखें, इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज पुट करें मास की और फोर्स की तो हमारे पास क्या होगी, मास की वैल्यू आपको पता है कि 850 है और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3400 है। इन दोनों की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का, जो कि बेसिकली हमारे पास है 4 न्यूटन नहीं बल्कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। ये एक एप्लीकेशन थी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जिसमें हमें मास और फोर्स गिवन थी और हम उसको यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन हमने मालूम कर लिया। यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये जो फार्मूला था F इज इक्वल टू ma वाला, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ गिवन है, ठीक है। कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, एक तो फोर्स की क्वांटिटी गिवन है, फोर्स, एक मास है, दूसरी एक्सेलरेशन, तीसरी एक्सेलरेशन है। अगर हम इस फार्मूले में जो 3 वेरिएबल्स आए, 3 क्वांटिटीज आई, इनमें से किसी 2 की वैल्यू पता हो हमें तो हम तीसरे की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मतलब अगर हमें मास और एक्सेलरेशन पता हो तो हम फोर्स मालूम कर सकते हैं, अगर हमें फोर्स और मास पता हो तो हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें फोर्स और एक्सेलरेशन पता हो तो हम बॉडी का मास मालूम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।